देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और आपको एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द मिरर इक्वेशन टू शो दैट क्विज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द मिरर इक्वेशन टू शो द फर्स्ट पार्ट है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको प्रूव नहीं करना है, जो मिरर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है उससे ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए, जैसे ये ओरिजिन हो गया और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, ये इसका पॉइंट हो गया F और ये इसका पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो गई F और ये वाली डिस्टेंस हो गई 2F। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? F और 2F के बीच में। सपोज करिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका U होगी। तो देखिए, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस, ये सारी डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये नेगेटिव होंगे। तो गिवन है कि U नेगेटिव है और इसका कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होगा, तो फोकस भी नेगेटिव होगा, ये गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। तो देखो, रेज उस तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि उस तरफ पॉलिश है, तो रेज इसी तरफ आएंगे, और अगर इस तरफ इमेज बनती है तो रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि B नेगेटिव है, और बियॉन्ड 2F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है R यानी कि 2F के इक्वल, इससे बियॉन्ड होगा, मतलब इस तरफ आएगा, तो इमेज यहाँ पे कहीं पे आएगी। तो इमेज के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो देखिए कि ये सारी जो डिस्टेंसेस है नेगेटिव है। नंबर लाइन को एक बार मैं आपको समझाता हूँ, नंबर लाइन में क्या होता है। जैसे ये 0 है, इस तरफ ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, तो जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, जो राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये जो 2F है, 2F वो लेफ्ट में है और जो F है वो राइट में, यानी कि 2F छोटा हो गया F से, U F से छोटा हो गया और 2F से बड़ा हो गया। तो ये नेगेटिव डिस्टेंसेस है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो जितना लेफ्ट में पड़ेगा वो उतना ही छोटा होगा, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो इसको बिल्कुल नंबर लाइन की तरह आपको ट्रीट करना है। तो बियॉन्ड 2F का मतलब है कि इस तरफ आना चाहिए, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो B, बियॉन्ड 2F का मतलब ये C से इस तरफ इमेज आएगी, मतलब B इससे छोटा होना चाहिए। तो इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि B इज लेस देन 2F। तो क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो बियॉन्ड 2F पड़ेगा जब इस तरफ होगा, और इस तरफ होगा तो B 2F से छोटा होगा। तो मिरर इक्वेशन को यूज करके हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना? तो मिरर इक्वेशन में गिवन क्या है, पहले उसको देख लीजिए। U गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के बीच में है, तो सबसे छोटा 2F हो गया, फिर उससे छोटा U हो गया और उससे छोटा F हो गया। तो 2F इज लेस देन U इज लेस देन F, ये गिवन है। हमें V के बारे में पता करना है कि V की वैल्यू कैसे होगी।
तो मिरर इक्वेशन से हमें क्या पता है? फ्रॉम मिरर इक्वेशन वी हैव, फ्रॉम मिरर इक्वेशन 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u के इक्वल होता है। 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। मिरर के लिए प्लस होता है, हमें v के बारे में पता करना है, तो 1 upon v हो जाएगा 1 upon f और 1 upon u इस तरफ आ जाएगा, तो ये 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u। तो अगर हम 1 upon f minus 1 upon u की वैल्यू निकाल लें तो v की वैल्यू मिल सकती है। इसको देखिए, इसको रेसिप्रोकल करना है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। हमें 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू चाहिए, तो ये माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस 1/2 है, ये माइनस 1 अपॉन यू और ये माइनस 1 अपॉन एफ। जिस तरह से रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है, उसी तरह से माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो ये इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। तो हम कहां तक पहुंच गए, माइनस 1 अपॉन यू तक पहुंच गए। देखो माइनस 1 अपॉन यू आ गया। अब हमें इसमें 1 अपॉन एफ ऐड करना है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी में 1 अपॉन एफ ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 अपॉन एफ टू ईच टर्म, हर एक टर्म में 1 अपॉन एफ ऐड करेंगे, तो इसमें अगर 1 अपॉन एफ ऐड करेंगे तो ये 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन 2 है, फिर ये 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ में से 1 अपॉन 2f माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 2f बचेगा। 1 अपॉन 2f इसका हाफ है, तो फुल में से अगर हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, यानी कि 1/2f बचेगा। 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन v के इक्वल है, तो ये 1 अपॉन v आ गया, और ये 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ कितना हो गया, 0। तो इससे हमें दो इक्वेशन मिल गए, एक तो 1 अपॉन 2f इज लेस देन 1 अपॉन v। तो आप देखिए इसको दो पार्ट में, 1 अपॉन 2f इज लेस देन 1 अपॉन v एक हो गया, और 1 अपॉन v इज लेस देन 0, ये दो चीजें हो गई। अगर 1 अपॉन f 1 अपॉन 2f 1 अपॉन v से छोटा है, इसको रेसिप्रोकल करिए, तो ये 2f हो गया, ये v हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 2f इज ग्रेटर देन v। और अगर v की तरफ से देखोगे तो v इज लेस देन 2f, v 2f से छोटा हो जाएगा, v 2f से छोटा होगा मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा, तो इसका मतलब है इमेज इज बियॉन्ड 2f। तो ये प्रूव हो गया कि इमेज इज बियॉन्ड 2f। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, 1 अपॉन v इज लेस देन 0, 1 अपॉन v लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो v आ जाए, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। अगर 1 अपॉन v नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होगा। v नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि रियल इमेज, तो इसका मतलब हो गया इमेज इज रियल, और इसका मतलब हो जाएगा इमेज इज बियॉन्ड, इमेज इज बियॉन्ड 2f। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी भी इसी तरह से है।
बी पार्ट है, a convex mirror always produces a convex mirror always produces a virtual image independent of the location of the object, independent of the location of the object. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये पॉलिश इस तरफ है, ये सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है, तो ये यू हो गया, इस तरफ रेज आएगी, रिफ्लेक्ट होकर रेज लेफ्ट साइड में ही रहेंगे, राइट हैंड साइड में नहीं आएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है तो वो रियल होगी, और राइट हैंड साइड में इमेज बनती है तो वर्चुअल होगी। तो जो वर्चुअल इमेज है इसका मतलब हो गया कि V पॉजिटिव होगा, मतलब इमेज राइट साइड में बनेगी। तो अगर आपको प्रूव करना है कि वर्चुअल इमेज है तो प्रूव करना पड़ेगा कि V पॉजिटिव है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा ऑब्जेक्ट, उधर तो रखेंगे नहीं ऑब्जेक्ट, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और इसका जो कर्वेचर है वो राइट साइड में होगा, फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगा, F पॉजिटिव। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, U नेगेटिव है, F पॉजिटिव है, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव V पॉजिटिव। तो अगर V पॉजिटिव होगा तब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो देखिए UVF का रिलेशन हमें मिरर इक्वेशन से मिल जाएगा, और मिरर इक्वेशन से हमें ये प्रूव करना है कि V पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के इक्वल होता है, और हमें V को पॉजिटिव प्रूव करना है। तो V की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। देखिए F पॉजिटिव है, अब हमें ये प्रूव करना है कि 1/v पॉजिटिव। तो देखिए F पॉजिटिव है, तो अगर F पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, ये आप जानते हैं। U नेगेटिव है, U इज लेस देन 0, तो U अगर लेस देन 0 है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस 1/u पॉजिटिव होगा। तो देखिए 1/f भी पॉजिटिव है और माइनस 1/u भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1/f पॉजिटिव माइनस 1/u भी पॉजिटिव, ये माइनस 1/u पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 है ना। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा, और 1/f माइनस 1/u 1/v हो जाएगा, और अगर 1/v पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल, तो जो इमेज है वो वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, इमेज हमेशा इसकी वर्चुअल बनेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सी पार्ट देखिए बेटा, सी है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल
and focus of a concave mirror, and focus of a concave mirror. तो ऑब्जेक्ट अब की बार पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, produces a virtual and enlarged image, produces a virtual and enlarged image. तो देखिए virtual का मतलब तो हो गया कि राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी, यानी कि ये प्रूव करना है कि V पॉजिटिव, और एनलार्ज इमेज का मतलब हो गया कि जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, यानी कि m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। और सिचुएशन ये है कि कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा, तो ये U हो गया, ये F हो गया, है ना। तो सिचुएशन दी हुई है कि जो F है वो U से छोटा है, F इज लेस देन U, F लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट राइट साइड में है, तो F U से छोटा हो। कॉनकेव मिरर है तो F लेफ्ट साइड में पड़ेगा तो F नेगेटिव होगा, तो F इज लेस देन U एंड F इज नेगेटिव। अब मिरर इक्वेशन को यूज करके हमें प्रूव करना है कि इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, यानी कि V पॉजिटिव आएगा। तो देखो F U से छोटा है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो 1/V हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। अब देखिए कि जो आपको दिया हुआ है F और U का रिलेशन दे रखा है, इससे हमें ये वाला टर्म बनाना है और फिर V के बारे में सोचना है। F U से छोटा है, F इज लेस देन U, तो 1/F और ये 1/U ये बड़ा हो जाएगा, तो 1/F विल बी ग्रेटर देन 1/U। आप जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 1/U को इस तरफ लेके आइए तो 1/F माइनस 1/U इज ग्रेटर देन 0, 1/F माइनस 1/U 1/V के इक्वल हो जाएगा, तो 1/V इज ग्रेटर देन 0। अगर 1/V पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा। V अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज राइट साइड में बनेगी, और राइट साइड में जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, तो इमेज इज वर्चुअल। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि इमेज वर्चुअल है। अब दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि M यानी कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा होगा। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो एनलार्ज्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। तो मिरर इक्वेशन में M का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर के रिस्पेक्ट में M होता है M इज इक्वल टू माइनस V/U, तो M माइनस V/U के इक्वल, तो V/U की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि V/U किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इससे V/U कैसे निकालेंगे, तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U के इक्वल गिवन है, तो V/U के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय V, तो ये हो जाएगा V/F, इसको V से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस V/U, तो V/U की वैल्यू आ जाएगी V/U इज इक्वल टू 1 माइनस V/F, तो V/U 1 माइनस V/F के इक्वल होगा। अब ये जो V/F है V/F वो कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आप देखिए कि V पॉजिटिव है, हमने ये प्रूव करा हुआ है कि V पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, F नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो V/F नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि V/F की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी।
अगर v अपॉन एफ नेगेटिव होगा तो इसका मतलब माइनस v अपॉन एफ पॉजिटिव होगा। हमें चाहिए 1 माइनस वी अपॉन एफ, तो इसको 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 माइनस वी अपॉन एफ 1 से बड़ा हो, तो 1 माइनस वी अपॉन एफ की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन वी की वैल्यू माइनस वी अपॉन एफ, और अगर इसका मॉडुलस करेंगे m का मॉडुलस, तो माइनस तो मॉडुलस से खत्म हो जाएगा, ये 1 माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा, और 1 माइनस वी अपॉन एफ की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हो गया इमेज इज एनलार्ज, तो जो इमेज है वो एनलार्ज बनेगी। इन तीनों क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्लास में हमने मिरर इक्वेशन कर लिया था, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो रेज हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, और जब एक रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड चेंज होती है। मीडियम बदलने पे लाइट की स्पीड चेंज होती है। हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड अलग होती है, और किसी दूसरे मीडियम में जाने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड डिफरेंट होती है। तो जब स्पीड बदलती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। तो देखिए जैसे ये फर्स्ट मीडियम है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये सपोज करिए कि रेयरर है और ये डेंसर है। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयरर मीडियम से ज्यादा होता है, और इसमें अगर स्पीड v1 है और इसमें स्पीड v2 है तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड है वो कम हो जाती है। वेवलेंथ, स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो अगर आप वेवलेंथ देखोगे तो सेकंड मीडियम में वेवलेंथ भी फर्स्ट मीडियम से कम होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडिया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती है। आप एक चार्ज को ऑसिलेट करते हैं, ये जैसे कोई चार्ज है Q, आप इसको ऑसिलेट करते हैं इस तरह। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती। तो एक बार आपने चार्ज को ऑसिलेट कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गई, तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियम के चेंज होने पे कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइट की जो चेंज नहीं होगी, तो उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर रेयर से डेंसर मीडियम में वेव जाती है, तो जैसे ये सपोज करिए कि इंसिडेंट वेव है और ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये इसका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I।
ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। अगर ये रेयर से डेंसर में जाता है तो ये रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए था तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रेयर से डेंसर मीडियम में हो। अगर सपोज करिए कि कोई रे इस तरह से जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। इसका जो ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ इस तरह से है। अगर ये मीडियम नहीं बदलते तो इसका पाथ इस तरह से होता है, लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन का एंगल इंसिडेंस एंगल से कम हो जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्शन का एंगल इंसिडेंस एंगल से ज्यादा हो जाता है। तो एक बार ये नॉर्मल के क्लोज आती है और दूसरी बार नॉर्मल से दूर जाती है ना। तो आप ये याद रखेंगे, रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, 1μ2, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि μ2/μ1। इसकी वैल्यू आती है sin i/sin r, दोनों केसेस के लिए, चाहे रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, दोनों केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/μ1 sin i/sin r के, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये फर्स्ट मीडियम का एंगल है। ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सेकंड मीडियम का एंगल sin i/sin r। सिर्फ ये उल्टा होता है, बाकी सब सीधे होते हैं। sin i/sin r ये v1/v2 के इक्वल होता है। v जो है वो फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो कभी बदलती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा और लैम्डा 1/λ2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी रिलेट करना हो, ये सारे फॉर्मूले हैं। μ2/μ1 sin i/sin r के इक्वल होता है, या v1/v2 के इक्वल होता है, या लैम्डा 1/λ2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ होता है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। इस सेंटेंस का मतलब है कि मीडियम बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा एक जैसी बनी रहती। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब है कि अगर किसी प्लेन ग्लास स्लैब से, ग्लास मतलब डिफरेंट मीडियम, तो एक मीडियम से अगर कोई रे पास करती है तो वो उसमें शिफ्ट आ जाता है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट को स्मॉल एल से डिनोट करना है। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए लेटरल शिफ्ट क्या होता है। ये सपोज करिए कि कोई प्लेन ग्लास स्लैब है, दिस इज प्लेन ग्लास स्लैब। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, म्यू ग्लास इज इक्वल टू म्यू, इसको हमने म्यू सपोज कर लिया। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो देखिए, जैसे ये कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता है तो ये रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अब इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एयर से ग्लास में और फिर जब ये बाहर निकलेगी तो ग्लास से एयर में। दो बार रिफ्रैक्शन होने पे इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती, लेकिन पाथ डिविएट हो जाता है।
तो जितना पाथ डिविएट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो देखिए यहाँ से हमने इसका नॉर्मल बना दिया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एयर रेयरर है और ग्लास डेंसर है। जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये स्मॉल आर एंगल हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाई, ये हमने नॉर्मल बना दी। फिर ये ग्लास से एयर में जाएगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन जब ये ग्लास से एयर में जाएगी यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसके पैरेलल हो जाएगी। तो कोई रे सेम मीडियम में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, जैसे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल रहेंगे, कितने भी रिफ्रैक्शन के बाद ये जब भी अपने मीडियम में वापस आएगी रे तो उसी डायरेक्शन में आएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब रेज आपस में पैरेलल रहेंगी। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल रहेंगी, और इनका बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसके और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट होगा। तो ये कितना पाथ रिफ्रैक्शन की वजह से डिविएट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। इसके पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो ए बी सी डी हमने इनको मार्क कर लिया। ये इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। इसकी जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस हमें पता है, जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस टी होगी। तो पहले एबीसी ट्रायंगल में देखिए, एबीसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें देखिए ये वाली वैल्यू हमें टी पता है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर के रिस्पेक्ट में ये हाइपनेस हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपनेस यानी कि ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस, और एंगल हो गया आर, तो ये कॉस आर के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू टी, तो ए सी की वैल्यू टी के इक्वल है, तो टी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस आर, तो ये टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा ए बी के इक्वल। तो इससे हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, ए बी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। अब देखिए ये अगर एंगल आई है तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये भी एंगल आई हो जाएगा, दिस होल एंगल इज आई। तो अगर इस वाले एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा एंगल आई, उसमें से आर माइनस कर दो तो ये आई माइनस आर एंगल हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल ए बी डी है इसमें ये छोटे वाला एंगल आई माइनस आर होगा। अब इस आई माइनस आर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज बी डी, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी के। हमें तो बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी डी हो जाएगा ए बी इंटू साइन आई माइनस आर। तो बी डी तो लेटरल शिफ्ट हो गया, बी डी इज लेटरल शिफ्ट। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है टी अपॉन कॉस आर, तो ये टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा। I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो T है T इज विड्थ, ये जो ग्लास स्लैब है इसकी विड्थ। अगर I और R की वैल्यू नहीं पता है तो हम इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये जो साइन आई माइनस आर है इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर। तो इसको निकालना कई बार मुश्किल होगा क्योंकि अगर आई और आर नहीं पता होगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
आप देखिएगा क्वेश्चन में ये कई बार ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है और ये कैलकुलेट करना आसान होता है। एक एग्जांपल में इसको समझेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए बेटा। A ray of light is incident at an angle of incidence 60 degree on a parallel glass slab. जैसे ये पैरेलल ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट 60 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, यानी कि I is equal to 60 डिग्री। थिकनेस 20 सेंटीमीटर, इसका जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो प्लेन ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 होगा। प्लेस्ड इन एयर, एयर में लिखा हुआ है। व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट, इसका लेटरल शिफ्ट पूछा है कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा। तो लेटरल शिफ्ट का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, T इज इक्वल टू L इज इक्वल टू T अपॉन cos R इंटू sin I माइनस R। ठीक है, तो R इसमें नहीं पता है, तो इसमें हमें R कैसे करना पड़ेगा कि R की वैल्यू कितनी है। तो आप देखिए कि रिफ्रैक्शन के लिए μ2 अपॉन μ1 ये sin I अपॉन sin R के इक्वल, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। देखिए ये μ1 एयर है, तो एयर तो μ1 हो गया यानी कि 1, और जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2 दैट इज √3। तो μ2 √3 और μ1 हो गया 1, sin I sin 60 और sin R, तो ये sin 60 अपॉन sin R हो। तो √3 इज इक्वल टू sin 60 इज √3/2 डिवाइड बाय sin R। तो sin R की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा तो ये /2 आ जाएगा, और 1/2 होता है sin 30 के इक्वल। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो R इसमें कैलकुलेट हो गया है, वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। T इज 20 सेंटीमीटर, cos R दैट इज cos 30 डिग्री, sin I माइनस R तो ये 60 माइनस 30 डिग्री। तो 20 सेंटीमीटर इंटू sin 30 डिवाइड बाय cos 30, तो sin 30 अपॉन cos 30 हो जाएगा tan 30, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 20/√3 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें R कैलकुलेट करना आसान था क्योंकि sin R 1/2 हमें पता होता है, sin 30 की वैल्यू होती है। इसमें कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऐसी दे दी जाती है कि हम R को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। sin R की वैल्यू मिल जाएगी लेकिन R कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में इसी तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन सेम है, लेटरल शिफ्ट ही कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे म्यू को हमने चेंज कर दिया। म्यू की वैल्यू √3 की जगह 1.5 रख दी। सेम क्वेश्चन में जो म्यू है ये 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 रखेंगे तो μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और μ1 1 हो गया, sin I sin 60 और sin R, तो sin R की वैल्यू हो जाएगी sin 60 यानी कि √3/2 और ये 1.5 नीचे चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3/3, √3/3 मतलब 1/√। अब साइन में तो 1/√3 की वैल्यू होती नहीं है, मतलब हमें ये पता नहीं है कि R कितना होगा,
अब हमारे पास साइन आर है, लेकिन हम इससे आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आर की वैल्यू जब नहीं निकाल सकते तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। तो इसमें साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। अब देखो आई की वैल्यू तो हमें पता है 60 डिग्री है ना, साइन आर की वैल्यू भी पता है 1/√3, बस कॉस आर बच गया। तो साइन आर से तो हम कॉस आर निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो साइन आर की वैल्यू डाल दीजिए 1/√3, इसका स्क्वायर तो ये 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू हो गई 2/3, तो कॉस आर हो जाएगा 2/√3। तो देखिए हम साइन आर से कॉस आर निकाल सकते हैं, लेकिन आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब आर की वैल्यू निकालना मुश्किल हो तो हम इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं और साइन आर से इस तरह से कॉस आर निकाल के इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गई, कॉस आर हो गया 2/√3, साइन आई मतलब साइन 60, cos r is 2/√3, cos 60 and sin r is 1/√3। तो ये 2 से 10 आ जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, तो 10√3 सेंटीमीटर, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, ये 2 से 2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10√3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/2√3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10√3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 कट जाएगा, और 2 5 जा 10, तो 10√3 माइनस 5 सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये cos r की वैल्यू √2/√3 होनी चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर, cos r is √2/√3, sin i sin 60 √2/√3, cos 60 1/√3। तो ये 20√3 अपॉन √2 आ जाएगा, sin 60 is √3/2, cos 60 1/2 और ये 1/√3, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 20√3/√2, ये √2 से 2 कट जाएगा 1/√2, और ये 1/2√3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √2 10√3, ये √3 कट जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा 10/√2, तो 10 होता है 5 × 2, तो 10√3 माइनस 5√2 सेंटीमीटर, ये लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए आपने ये चीज जरूर महसूस करी होगी कि जैसे सपोज करो ये कोई पानी का कंटेनर है, जैसे पानी का टब है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नीचे,
तो आप जब इससे ऊपर से देखते हैं, आप जब इससे ऊपर से देखते हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की ये तो रियल डेप्थ हो गई h, और ये एपरेंट डेप्थ। तो एक्चुअली इसकी जो डेप्थ है वो h है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये कुछ कम दिखाई देता है, यानी कि h डैश के बराबर दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन इसमें किस तरह से होता है, देखो ये जो यहाँ से जो रे जाएगी, ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो रे होती है वो डिविएट नहीं होती, वो सीधे निकल जाती है। आई अगर 0 है तो आर भी 0 हो। और सपोज करिए कोई दूसरी रे है, ये जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी इस तरह से। तो ये रे जो है डिविएट हो रही है, तो उस तरफ इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, मतलब इसके रियल इमेज नहीं बनेगी। तो आप अगर इसको पीछे ज्वाइन करेंगे, तो आप अगर इसको पीछे ज्वाइन करोगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप अगर इस पानी के थ्रू देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी हाइट कम दिखाई देती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज करिए कि A है, और इस वाले पॉइंट को सपोज करिए कि A डैश। ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। आप देखिए कि ये जो पूरा एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R, तो ये इसके बराबर है तो ये I हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये R हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये एंगल I हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से देख रहा है, तो एयर जो है उसको म्यू O से डिनोट करेंगे। O का मतलब है ऑब्जर्वर, देखने वाला। और ये जो म्यू वाटर है इसको म्यू O से डिनोट करेंगे, म्यू V मतलब व्यूअर, देखने वाला। और इसको म्यू O से डिनोट करेंगे, O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसमें रिलेशन निकालेंगे h डैश का इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशनशिप होगा। तो हमें ये पता है कि μ2 अपॉन μ1 किसके इक्वल होता है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R के इक्वल। ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है तो ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो μ2 हो जाएगा म्यू O, μ2 इज म्यू V, और μ1 हो जाएगा म्यू O इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। साइन I की वैल्यू निकालिए, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल OA डैश, OA डैश, इस वाले ट्राइंगल में साइन I निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन I परपेंडिकुलर हो गया AA डैश और हाइपोटेन्यूज हो गया OA डैश, ये साइन I की वैल्यू। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में IA डैश, IA डैश, तो इससे हमें साइन R की वैल्यू मिल जाएगी, तो साइन R हो जाएगा परपेंडिकुलर AA डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज IA डैश। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन I आ जाएगा AA डैश अपॉन OA डैश, और साइन R हो जाएगा AA डैश अपॉन IA डैश। तो ये A डैश से A डैश कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा IA डैश और ये OA डैश। अगर आप बिल्कुल इसके ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाली रे इसके काफी नजदीक होगी, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो नॉर्मल व्यू के लिए, फॉर अ नॉर्मल व्यू, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर व्यू, अगर आप इसको स्ट्रेट देखते हो, यहां से ऊपर से देख रहे हो इसको, तो नॉर्मल व्यू के लिए ये एंगल काफी छोटे हो जाएंगे और ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी।
तो जितना आप इसके ऊपर से देखोगे, परपेंडिकुलर व्यू देखोगे, नॉर्मल से देखोगे, तो ये वाली जो रे है इसकी काफी क्लोज हो जाएगी, और उस केस में ये जो आई ए डैश है, आई ए डैश, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू आई ए, और आई ए की वैल्यू किसके बराबर है? एच डैश के बराबर, और जो ओ ए डैश है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ओ ए, और ये एच के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, म्यू बी अपॉन म्यू ओ इज इक्वल टू आई ए डैश इज एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश अपॉन एच हो गया म्यू वी अपॉन म्यू ओ, म्यू व्यूअर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको कैसे भी देखो, चाहे रेयर से डेंसर में देखो या डेंसर में से रेयर में देखो, ये जनरल फॉर्मूला है। एपरेंट डेप्थ, एच डैश का मतलब हो गया एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और एच का मतलब हो गया रियल डेप्थ। ये वाला जो शिफ्ट होता है, ये जितना आपको डिफरेंस नजर आता है, इसको ईटा से डिनोट करता है, ईटा, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी शिफ्ट हो जाती है, मतलब ओ से इमेज आई पे चली गई तो ये ईटा के बराबर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट कैसे निकालेंगे? रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट ईटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ईटा हो जाएगा ये रियल माइनस एच डैश के इक्वल। तो हम एच डैश की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो एच माइनस एच डैश हो जाएगा एच इंटू म्यू वी अपॉन म्यू ओ। व्यूअर अगर एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हमने म्यू ले लिया, तो एच कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। एच इज हाइट ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की हाइट है, और म्यू जो है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर आप एयर से किसी दूसरे मीडियम में देखते हो तो इतना नॉर्मल शिफ्ट आता है। ये बेटा, तो पेज नंबर 7 तक थ्योरी करनी है, आपका होमवर्क है थ्योरी अप टू पेज नंबर 7। तो जो 3 क्वेश्चंस आपको कराए थे वो करने हैं, और पेज नंबर 7 तक में जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और जो थ्योरी है वो करनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।